हाँ बच्चों, अपने टॉपिक फर्टिलाइजेशन चल रहा है, जिसमें कल एक्टिवेशन ऑफ एग और फ्यूजन ऑफ प्रोन्यूक्लियाई, गैमेट प्रोन्यूक्लियाई कल अपन ने डिस्कस किया था। आज डिस्कस करेंगे। पहला पॉइंट है मैकेनिज्म ऑफ स्पर्म ट्रांसफ़र। शुक्राणु के स्थानांतरण की क्या क्रियाविधि रहती है, उसके बारे में। जैसा इस स्लाइड में शो किया गया है कि सामान्यतः सभी प्राणियों में जो शुक्राशयी तरल होता है और शुक्राणु होते हैं, वो जो सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स होती हैं, शुक्र जनन नलिकाएँ होती हैं, वो स्वयं के दबाव प्रेशर के, स्वयं का उनका प्रेशर होता है, उससे बाहर निकलते हैं। जो इसके साथ साथ जो स्पर्म के साथ जो सर्टोली की कोशिकाएं कुछ सीक्रेट करती हैं पदार्थ, उनका निष्कासन भी इस स्पर्म के साथ होता है। जो सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स में जो प्रेशर होता है, उससे जो शुक्राणु और जो अपन कह सकते हैं शुक्राशयी तरल होते हैं, वो पहले वासा डिफरेंशिया, जिसको अपन शुक्र वाहिका कहते हैं, वासा डिफरेंशिया, उसमें मुक्त किए जाते हैं। मतलब ये है कि जो सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स में प्रेशर की सहायता से जो स्पर्म हैं और जो तरल पदार्थ है सर्टोली सेल्स के सहायता से जो सीक्रेट किया गया है, वो वासा इफ्रेंसिया में, शुक्र वाहिका में मुक्त किए जाएंगे। और जो ये वासा इफ्रेंसिया है, जो शुक्र वाहिका है, इसकी भित्तियों में फिर संकुचन होता है, जिससे ये स्पर्म और जो मटेरियल है वो एपिडिडाइमिस में स्थानांतरित कर दिया जाता है। और लास्ट में क्या होता है, जो शुक्राणु और वासा डिफरेंशिया में होते हुए जो भी जेनाइटल वाहिका है, जनन वाहिका है, उससे होते हुए स्पर्म जो है बाहर की ओर इजेकुलेट कर दिए जाते हैं, त्याग दिए जाते हैं। कुछ प्राणियों में क्या होता है कि एपिडिडाइमिस नहीं होता, तो उसमें केवल वासा डिफरेंशिया और जो शुक्राणु वाहिका होती है, उसके भित्ति के संकुचन से जो दाब होता है, उससे ही स्थानांतरित, मतलब बाहर की ओर स्थानांतरित कर दिए जाते हैं, मतलब बिना एपिडिडाइमिस के। जो शुक्राणुओं का स्खलन होता है, इजेकुलेशन होता है, उसका जो नियंत्रण है वो तंत्रिकीय उद्दीपन, कोई भी कह सकते हैं अपन, न्यूरल कोई स्टिमुलस है, या वातावरणीय कारक जो होते हैं, एनवायरमेंटल फैक्टर्स हैं, हॉर्मोन्स हैं, और उस एनिमल या उस प्राणी की फिजियोलॉजी किस तरह की है, उनकी स्थिति पे निर्भर करता है। मतलब स्पर्म का इजेकुलेशन का जो नियंत्रण है, कंट्रोल है, वो तंत्रिकीय उद्दीपन, वातावरणीय कारक, हार्मोन्स और प्राणी की कार्यकी पर निर्भर करता है। अधिकांश जो जलीय प्राणी होते हैं, एक्वेटिक एनिमल्स होते हैं, उनमें एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन पाया जाता है। तो इन प्राणियों में क्या होता है, निषेचन की क्रिया पूर्ण रूप से यादृच्छिक यानी रैंडम होती है। तो इनमें क्या होता है कि शुक्राणु और अंडाणु जो हैं, एक ही स्थान पर एक ही समय में निर्मुक्त कर दिए जाते हैं, रिलीज कर दिए जाते हैं। और इसके विपरीत जो अपने अधिकांश जो वर्टिब्रेट्स हैं, प्राणी हैं, उसमें जो निषेचन होता है वो मादा के जनन वाहिका में होता है, जिसको अपन आंतरिक निषेचन या इंटरनल फर्टिलाइजेशन कहते हैं। तो इन प्राणियों में क्या होगा कि शुक्राणु का स्थानांतरण जो है वो कॉपुलेशन या मैथुन की क्रिया के द्वारा होता है। इसमें मेल क्या करता है, अपने सिसन यानी पेनिस की सहायता से शुक्राणु और अन्य जो सीमन का पदार्थ है वो मादा की जनन वाहिका में स्थानांतरित करता है। जो इजेकुलेशन की क्रिया होती है, वो जो इनवॉलेंट्री पेशियाँ होती हैं, अनैच्छिक पेशियाँ होती हैं, उनके संकुचन होने से वीर्य के साथ तेज़ी से बाहर की ओर जो स्पर्म है वो ढकेल दिए जाते हैं। और वीर्य में जो उपस्थित स्पर्म होते हैं, वो अपनी पूंछ की सहायता से, टेल की सहायता से सर्पिलाकार गति करते हुए फैलोपियन नलिका की ओर बढ़ जाते हैं। मादा जनन की जो वाहिका है में भी कर्माकुंचन की गति होती है। मादा जनन की जो वाहिका होगी उसमें भी कर्माकुंचन की गतियाँ होती हैं, जो स्पर्म को आगे की ओर ले जाने में, आरोहण करने में सहायता करती हैं। और शुक्राणु को अंडे तक पहुंचने में अलग अलग प्राणियों में
अलग अलग समय लगता है। जैसे भेड़ होती है, सिप होती है, उसमें 5 मिनट का समय, ह्यूमन बींग्स में, मैंस में 70 मिनट का समय, और खरगोश है उसमें 4 घंटे का समय लगता है, मतलब स्पर्म के ट्रांसफ़र होने में, मेल से फीमेल के जहाँ पे ओवम का फर्टिलाइजेशन होना है। तो ये टॉपिक जो है अपना मैकेनिज्म ऑफ स्पर्म ट्रांसफ़र, ये इस तरह से कंप्लीट होता है। दूसरा टॉपिक आज जो ले रहे हैं वो ले रहे हैं अपन प्रिवेंशन ऑफ पॉलीस्पर्मी। बहु शुक्राणुता का अवरोधन, कि पॉलीस्पर्मी को कैसे अपन रोक सकते हैं। नाम से ही पता है कि एक से अधिक शुक्राणु, पॉली माने अधिक, स्पर्म जो है वो का पहुंचना निषेचन के लिए, इसको रोकने की क्रियाविधि। सामान्यतः निषेचन में एक ही शुक्राणु अंडाणु में प्रवेश करता है, लेकिन यदि एक से अधिक शुक्राणु अंडाणु में प्रवेश कर उसके साथ फ्यूज हो जाएं, संगलित हो जाएं, तो ये घटना जो है वो बहुशुक्राणुता कहलाती है या पॉलीस्पर्मी कहलाती है। जो पॉलीस्पर्मी हैं वो 2 प्रकार की होती है, जैसा कि स्लाइड में बताया गया है। एक तो होती है फिजियोलॉजिकल पॉलीस्पर्मी, जिसको कार्यकी बहुशुक्राणुता कहते हैं, और दूसरी होती है पैथोलॉजिकल पॉलीस्पर्मी, यानी रोगजनक बहुशुक्राणुता। पहली जो फिजियोलॉजिकल पॉलीस्पर्मी है उसके बारे में चर्चा करते हैं। जो अति पित्तकीय अंडे होते हैं, यानी पॉलीलेसिथल जो एग्स होते हैं, ऐसे अंडे देने वाले प्राणियों जैसे इंसेक्ट हुए, इलासेमोब्रैंक हुए, यूरोडेला, आपके स्नेक्स, सरीसर्प, रेप्टाइल्स और एवीज, जिनमें योग की मात्रा अधिक होती है, अति पित्तकीय अंडे वाला जो ग्रुप है, रेप्टाइल्स, बर्ड्स, यूरोडेला, इलासेमोब्रैंक, इंसेक्ट्स इत्यादि, इसमें क्या होता है, शुक्राणु सामान्य रूप से बिना किसी बाधा के एक से अधिक संख्या में प्रवेश करते हैं, और इनमें केवल एक शुक्राणु अंडे के केंद्रक के साथ संलयित होता है, बाकी जो शेष केंद्रक होते हैं वो नष्ट हो जाते हैं। मतलब प्रवेश तो करेंगे एक शुक्राणु अंडे के केंद्रक के साथ, लेकिन एक ही अंडे के केंद्रक के साथ संलयित होता है, बाकी जो है वो नष्ट हो जाते हैं। तो इस तरह की जो पॉलीस्पर्मी पाई जाती है जो अतिपित्त की ग्रुप में, उनको अपन फिजियोलॉजिकल पॉलीस्पर्मी कहते हैं। दूसरी जो पॉलीस्पर्मी है जो है पैथोलॉजिकल पॉलीस्पर्मी, इसमें क्या होता है कि सघन शुक्राणु समूह जो अपरिपक्व या अधिक परिपक्व अंडे के चारों ओर एकत्रित हो जाते हैं। मतलब शुक्राणुओं का जो समूह है वो अंडे के चारों ओर एकत्रित हो जाएगा, और एक से अधिक जो शुक्राणु हैं उसमें प्रवेश करते हैं, और सभी जो शुक्राणु जो प्रवेश कर गए वो उभय मिश्रण एम्फीमिक्सिस में भाग ले लेते हैं। तो ऐसी अवस्था में जो एम्ब्रियो होता है वो मृत हो जाता है। तो ऐसी अवस्था में भ्रूण जो होगा वो मृत होगा। सी अर्चिन में यदि 2 शुक्राणु प्रवेश कर जाते हैं, उदाहरण है, यदि सी अर्चिन में 2 शुक्राणु प्रवेश कर जाते हैं, तो इसका परिवर्तन इस प्रकार होता है कि त्रिगुणित 3N केंद्रक की 4 कोशिकाओं में विभाजित हो जाती हैं, और ये जो चारों कोशिकाएं हैं इनमें गुणसूत्रों की संख्या जो होती है वो असमान होती है। ये जो है पैथोलॉजिकल पॉलीस्पर्मी का प्रकार होता है। यानी पैथोलॉजिकल वाले में मोस्टली जो भ्रूण होते हैं वो मृत हो जाते हैं, आगे जो है उनमें परिवर्धन नहीं होगा। अब इनको रोकने के लिए, पॉलीस्पर्मी को रोकने के लिए 2 क्रियाविधि जो हैं वो अपनाई जाती हैं। पहली जो विधि है वो कहलाती है फास्ट ब्लॉक टू पॉलीस्पर्मी, बहुशुक्राणुता का तीव्र अवरोधन, और दूसरा प्रकार है स्लो ब्लॉक ऑफ पॉलीस्पर्मी, बहुशुक्राणुता का मंद अवरोधन। अपने पहले इसमें फास्ट ब्लॉक ऑफ पॉलीस्पर्मी की बात करते हैं, जो थ्रू आयनिक पोटेंशियल, जो आयन इसके अंदर प्रवेश करते हैं उनसे जो विभव चेंज होता है उसकी सहायता से जो है पॉलीस्पर्मी को तेज़ी से, तीव्र गति से ब्लॉक कर दिया जाता है।
तो वो इसके अंतर्गत आता है। इसको अपन इस तरह से समझ सकते हैं कि अंडे की जो झिल्ली होती है में शुक्राणु की झिल्ली के संलयन करने की क्षमता होती है, यानी शुक्राणु की झिल्ली और अंडे की झिल्ली दोनों जो आपस में मिल जाती हैं। लेकिन एक शुक्राणु के प्रवेश के पश्चात अंडे की झिल्ली में यह क्षमता जो है वो समाप्त हो जाती है। कारण सी अर्चिन का उदाहरण है। समुद्री जल में सोडियम आयन की सांद्रता ज़्यादा और अंडे की जो कोशिका द्रव्य होता है, साइटोप्लाज्म होता है, उसमें सोडियम आयन की सांद्रता कम होती है। समुद्री जल में तो बाहर सोडियम आयन ज़्यादा है, जबकि अंडे में जो है वो सोडियम आयन की सांद्रता कम है। लेकिन जो पोटेशियम आयन है उसकी सांद्रता अंडे के अंदर जो होती है वो ज़्यादा होती है, जबकि बाहर जो होगा पोटेशियम आयन वो कम होगा। तो होता क्या है कि अंडे की झिल्ली सोडियम आयन को भीतर प्रवेश करने से और पोटेशियम आयन को अंडे से बाहर निष्कासन करने से रोकती है। ये अंडे की झिल्ली का काम है कि सोडियम आयन भीतर प्रवेश नहीं करे और सोडियम आयन जो है वो बाहर, पोटेशियम आयन जो है वो बाहर नहीं जाए। तो ये जो विश्राम की अवस्था होती है जिसको रेस्टिंग पोटेंशियल कहते हैं, इस समय -70 मिली वोल्ट होता है। जो पोटेंशियल को मापा गया है वो -70 मिली वोल्ट होता है। जैसे ही शुक्राणु के संपर्क में आने के पश्चात जो सोडियम आयन है वो अंडे के अंदर प्रवेश करते हैं, शुक्राणु प्रवेश करता है, उसके साथ साथ सोडियम आयन भी प्रवेश कर जाते हैं। इससे होता क्या है कि जो पोटेंशियल में डिफरेंस आ जाता है वो लगभग +20 मिली वोल्ट, कहाँ तो -70 मिली वोल्ट था वो +20 मिली वोल्ट तक हो जाता है। तो इस अवस्था में क्या होता है कि शुक्राणु अंडे की झिल्ली के साथ जो है वो बंधित नहीं हो सकते हैं। और एक साइंटिस्ट हैं जैफे 1976 के अनुसार उन्होंने ये बताया कि कृत्रिम रूप से अंडे को ऋणात्मक जो पोटेंशियल है में रखा जाए तो बहुशुक्राणुता की जो पॉलीस्पर्मी की घटना है वो संपन्न हो जाती है। लेकिन जैसे ही अपन इसको ऋणात्मक मतलब पोटेंशियल की जगह धनात्मक पॉजिटिव विभवांतर रखें तो जो पॉलीस्पर्मी है उसको रोक सकते हैं। ये जैफे ने मतलब एक प्रयोग करके बताया। तो यदि बाहरी मतलब जो मीडियम में सोडियम आयन की सांद्रता कम हो जाए तो बहुशुक्राणुता की जो घटना है वो हो सकती है। तो इस तरह से फास्ट ब्लॉक ऑफ पॉलीस्पर्मी को अपन सोडियम आयन और पोटेशियम आयन जिसकी वजह से रेस्टिंग पोटेंशियल में अंतर आ जाता है उससे अपन समझ सकते हैं। दूसरा है इसका पार्ट पॉलीस्पर्मी का, वो है स्लो ब्लॉक ऑफ पॉलीस्पर्मी, बहुशुक्राणुता की मंद अवरोधन ब्लॉक को अपन अवरोधन कहते हैं। इसको इस तरह से समझ सकते हैं। तो जो स्लो ब्लॉक ऑफ पॉलीस्पर्मी है इसके अंतर्गत क्या होता है कि शुक्राणु संपर्क के 30 सेकंड के पश्चात प्रारंभ होता है। जो ब्लॉक होगा पॉलीस्पर्मी का वो शुक्राणु जैसे ही संपर्क में आया अंडे के उसके 30 सेकंड के बाद ये प्रक्रिया जो प्रारंभ हो जाती है। जो अपन ने कॉर्टिकल ग्रेन्यूल्स वाली कल अपने क्रिया पढ़ी थी और जिसमें हाईलाइन लेयर वगैरह बनती है उसको अपन इसमें शामिल करते हैं कि प्रारंभ में जो विभवांतर मतलब पोटेंशियल परिवर्तन तो 1 मिनट तक ही बना रहता है। इसके पश्चात तो है जो पोटेंशियल है वापस ऋणात्मक हो जाता है जिसे पॉलीस्पर्मी हो सकती है। तो इसके लिए क्या होता है कि कॉर्टिकल क्रिया होती है। इस दौरान अपने को पता है कि जो वाइटेलिन झिल्ली है मेम्ब्रेन है वो थोड़ी सी उत्थापित हो जाती है, मतलब अपनी जगह से थोड़ी सी उठ जाएगी और निषेचन झिल्ली का निर्माण कर लेती है। जब शुक्राणु प्रवेश करता है तो कॉर्टिकल क्रिया के दौरान जो वाइटेलिन मेम्ब्रेन थोड़ी सी ऊंची हो जाती है जिसमें अपन ने बात करी थी कि प्री विटेलाइन स्पेस बन जाता है और निषेचन झिल्ली का निर्माण हो जाता है। तो ये जो निषेचन झिल्ली है ये अन्य जितने भी शुक्राणु होते हैं उनके प्रवेश को रोक देती है। तो शुक्राणु प्रवेश के जो ग्राही स्थल होते हैं जहाँ से शुक्राणु आ सकता है उसको ये परिवर्तित कर देती है, रूपांतरित कर देती है। निषेचन झिल्ली जो है
शुक्राणु प्रवेश का जो ग्राही स्थल है उसको चेंज कर देता है। इसमें पर ऑक्सीडेज ए एंजाइम के द्वारा निषेचन झिल्ली में टायरोसिन के जो अवशेष होते हैं उसमें पेप्टाइड बंध बन जाते हैं, जिससे निषेचन झिल्ली क्या होती है, मोटी हो जाती है और अन्य शुक्राणु हैं इसमें वो प्रवेश नहीं कर पाते हैं। पर ऑक्सीडेज ए एंजाइम के द्वारा निषेचन झिल्ली में टायरोसिन के मध्य एक पेप्टाइड बॉन्ड बन जाएगा, जिससे निषेचन झिल्ली मोटी हो जाती है और अन्य शुक्राणु उसमें वो प्रवेश नहीं कर पाते हैं। अंत में जो ये प्री वेटेलाइन अवकाश होता है उसमें अपने को पता है ये हाइलाइन लेयर का निर्माण हो जाता है, और जो हाइलाइन लेयर है ये पॉलीस्पर्मी को रोक देती है, दूसरे किसी भी शुक्राणु को एक बार जो आ गया अंदर, बाहर से कोई भी प्रवेश नहीं कर पाता इस हाइलाइन लेयर की सहायता से। तो इसमें स्लो ब्लॉक ऑफ पॉलीस्पर्मी के अंतर्गत अपने एक तो थ्रू फर्टिलाइजिंग मेम्ब्रेन और एक हाइलाइन लेयर की सहायता से जो है पॉलीस्पर्मी को रोक सकते हैं। जो मैमल्स हैं, कोर्डेट्स हैं, उसमें क्या होता है कि निषेचन झिल्ली का निर्माण नहीं होता। इसमें जो जोना पेलुसिडा से एक एंजाइम निर्मुक्त होता है, उसकी उपस्थिति में जो शुक्राणु ग्राही, वही मतलब जहाँ पे प्रवेश करते हैं शुक्राणु ग्राही स्थल हैं, वो चेंज हो जाते हैं, रूपांतरित हो जाते हैं, क्योंकि स्तनधारियों में निषेचन झिल्ली नहीं पाई जाती और इसमें जोना पेलुसिडा एक एंजाइम को सीक्रेट करता है जो शुक्राणु ग्राही स्थल को चेंज कर देता है, रूपांतरित कर देता है, जिससे इसमें दूसरे शुक्राणु जो वो प्रवेश नहीं कर पाते हैं। तो ये जो जोना पेलुसिडा में से निर्मुक्त एंजाइम जिन्होंने ग्राही स्थलों को रूपांतरित किया है, ये क्रिया जो है वो जोना रिएक्शन कहलाती है। तो मैमल्स के अंदर अपन कह सकते हैं या कोर्डेट में, स्तनधारियों में जिसमें निषेचन झिल्ली नहीं बनती है, तो इस जोना रिएक्शन की सहायता से पॉलीस्पर्मी को जो वो रोका जा सकता है या रोका जाता है। आज बच्चों इतना ही। नेक्स्ट फर्टिलाइजेशन के जो भी टॉपिक हैं, पार्ट हैं, वो नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे। थैंक्स बच्चों।